हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसी को कहते हैं आरटीई एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये सीटेट एवं टेट दोनों की ही दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे परीक्षाओं में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे परीक्षा में जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हों। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम आरटीई एक्ट से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट करेंगे। पार्ट सेकंड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम अपना टॉपिक है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसी को कहते हैं आरटीई एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान के 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21 का के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें एक 86वां संशोधन किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, अनुच्छेद 21 है उसमें 21 का जोड़ा गया था और उसमें कहा गया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो यह हो गया हमारा 86वां संशोधन। नेक्स्ट है, उस संशोधन के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास हुआ। ये जो संशोधन किया गया था 86वां संशोधन, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उसका क्रियान्वयन भी तो होना चाहिए। तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट 2009 पास हुआ 86वें संशोधन के क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। आरटीई एक्ट जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यह राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ और राज्यसभा में कब पास हुआ, 4 अगस्त 2009 को। इसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास अगस्त में ही इसे स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को संपूर्ण देश में लागू किया गया। कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा इसे। 1 अप्रैल 2010 से इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम में था क्या, इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। और यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये जो आरटीई एक्ट पास हुआ था ये संपूर्ण भारत में पास हुआ था, लेकिन जो भारत के राज्य हैं उसमें जम्मू कश्मीर में को छोड़कर बाकी राज्यों में पारित हुआ था, लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य में आरटीई एक्ट लागू नहीं हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो आपको लगाना है कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था। सिर्फ एक राज्य को छोड़ा गया था, बाकी जम्मू कश्मीर को के अलावा बाकी राज्यों में यह लागू किया गया था। आगे देखते हैं, यह अधिनियम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबोधन से अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, मनमोहन सिंह, उनके संबोधन से यह अस्तित्व में आया था। आगे, प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला यह भारत का पहला अधिनियम है। प्रधानमंत्री के संबोधन से आने वाला यह भारत का पहला अधिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि भारत कौन सा देश है शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला, तो भारत है हमारा 135वां देश। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिनियम बना था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक कक्षा के और उच्च प्राथमिक कक्षा के या कह सकते हैं कि 8 तक के बच्चे होते हैं। जब हम इनकी नींव को मजबूत कर देंगे तो बच्चे बड़ी कक्षाओं में खुद ही अच्छा करेंगे। तो क्या था ये, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है। आगे देखते हैं, अधिनियम की विशेषताएं। आरटीई जो एक्ट था उसकी कुछ विशेषताएं।
फर्स्ट है हमारा, सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षित करना अनिवार्य होगा। क्या कहा गया है आरटीई एक्ट में कि जो सरकार 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षित करना सरकार के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस क्षेत्र विशेष के सभी बालकों को विद्यालय भेजे। भारत के जो सभी राज्य हैं या जो स्थानीय निकाय हैं उन सभी के लिए यह अनिवार्य होगा कि जो उनके क्षेत्र में बच्चे आते हैं या जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उन सभी को विद्यालय से जोड़ें या विद्यालय भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा विभाग के सदस्य कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। जो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, जो स्कूल के बारे में कुछ जानते ही नहीं, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे वो घर घर जाकर विद्यालय से वंचित हैं जो बच्चे उनको ढूंढें और उनको विद्यालय से जोड़ें या उनको विद्यालय भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिभावकों को की भी यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को विद्यालय भेजें। अगर अभिभावक भी ये समझने लगे कि बच्चों का विद्यालय जाना कितना ज़रूरी है तो यह काम तो आसान हो जाएगा, बच्चों को विद्यालय भेजना। तो इसमें कहा गया है कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों को विद्यालय भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट विशेषता आरटीई एक्ट में कहा गया है कि जो बच्चे हैं 6 से 8 कक्षा 8 तक के 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं इनको अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, सभी को पास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक विद्यालयों में कभी जाकर देखिएगा भी कि कभी बच्चों को फेल नहीं किया जाता, उन्हें कुछ कम भी आता हो तो भी उनको पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस कानून में प्रावधान है कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। क्या इसमें प्रावधान है कि जो 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी। विकलांग बालक हैं जो या मंदबुद्धि बालक हैं जो, उनको पढ़ाने के लिए उनकी तरह के प्रशिक्षित शिक्षक, मतलब जो उन्हें समझ सके, उनको अच्छे से पढ़ा सके, उनकी बातों को समझ सके, उस प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी जिससे उनको भी आसानी से पढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं, खर्च का वहन केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर करेंगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी, उनसे कोई फीस नहीं ले जाएगी। कैसे शिक्षा, यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो अगर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वहाँ पे खर्च तो लगेगा, जैसे वहाँ पे जो शिक्षक होंगे उनको भी सैलरी देनी होगी, तो जो खर्च लगेगा उनका जो वहन करेगी केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें मिलकर करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के घरों से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हों। क्या कहा गया है आरटीई एक्ट में कि जो प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं तो वो कम चल सकते हैं, इसलिए उनके लिए 1 किलोमीटर में, और जो 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं और वो ज़्यादा चल पाएंगे, इसलिए उनके लिए 3 किलोमीटर का दायरा निश्चित किया गया है। इससे ज़्यादा दूर स्कूल नहीं होने चाहिए, अगर ज़्यादा दूर स्कूल होंगे तो बच्चे स्कूल जा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्राप्त करनी होगी और उन स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रारंभिक क्लास में 25% भर्ती उस क्षेत्र के वंचित और पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं की हो और इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनको मान्यता प्राप्त करनी होगी, आरटीई एक्ट कह रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होंगे जो उनके आसपास जो वंचित बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनकी 25% भर्ती उस प्राइवेट स्कूल में करवाई जाएगी, मतलब उनको करना होगा अपने स्कूल में, और वो भी उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। तो क्या जिम्मेदारी होगी यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की कि अपने क्षेत्र के वंचित बच्चों को अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। कितने बच्चों को? 25% बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और ना ही उनका उत्पीड़न किया जा सकता। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। आगे देखते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे व 50% महिलाएं होंगी। स्कूल प्रबंधन जो समिति बनेगी उसमें 3/4 सदस्य हमारे अभिभावक, बच्चों के अभिभावक होंगे, उनके माता पिता, व 50% महिलाएं होंगी। प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होंगी। महिलाएं में पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे जो माताएं होंगी वो महिलाएं हैं, वही 50% महिलाएं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे।
जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, उनके शिक्षकों के उनके जो शिक्षक होते हैं वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे, उनके लिए यह कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, निजी स्कूलों में कोई पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट प्रतियोगिता आदि पर प्रतिबंध होगा। निजी स्कूल जो होंगे, जो पूर्व स्क्रीनिंग या एंट्रेंस लिया जाता है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा, वह एंट्रेंस नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबों, परिवहन, मध्याह्न जैसी व्यवस्थाओं पर खर्च भी शून्य होगा। गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको उनकी फ़ीस, यूनिफॉर्म, किताब, परिवहन, मध्याह्न भोजन, ये सभी जो व्यवस्थाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं उसके लिए कोई खर्च नहीं होगा, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये सब उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो इन सभी पर बच्चों का जो खर्च होगा वह शून्य होगा। आगे देखते हैं, अधिनियम में विद्यालय के लिए तय मापदंड, जो आरटी एक्ट था उसमें विद्यालय के लिए कुछ मापदंड तय किए गए थे। कौन कौन से थे? जैसे पहला, शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले देखेंगे 1 से 5 के लिए कितने शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो आगे इसमें आगे है 60 तक बच्चों की संख्या में 2 शिक्षक, मतलब जब 60 तक बच्चे होंगे तो उसमें 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 बच्चों में 3 शिक्षक, जब 61 से 90 मतलब 90 तक बच्चे होंगे, 90 तक, तो वहाँ पे हो जाएंगे 3 शिक्षक। आगे है 91 से 120 बच्चों में 4 शिक्षक। यहाँ पे देखिए 30-30 का एवरेज ले रहा है, 30 में 1 शिक्षक, 60 में 2 शिक्षक और 90 तक में 3, 120 तक में 4 शिक्षक। आगे देखते हैं 121 से 200 के मध्य बालक हों तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य। लेकिन जब यहाँ पे इकट्ठा बढ़ गया 120 से 200, जब 200 तक बालक हो जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 200 से अधिक बालक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। जब बच्चे 240 से अधिक हो जाएंगे तो जो छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वह 40 से अधिक तब भी नहीं होना चाहिए। ऊपर बताया भी है हमने एक जगह कि छात्र शिक्षक जो अनुपात होगा वह लगभग 40 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले 30 का एवरेज लिया, उसके बाद जब 200 के लगभग बच्चे पहुँच गए तो 40 का एवरेज, तब भी एवरेज 40 से ज़्यादा नहीं लेगा। 6 से 8 के लिए देखते हैं क्या शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्रत्येक 35 बालकों के समूह के लिए 1 शिक्षक अनिवार्य है। 35 बालकों के जो समूह के लिए प्रत्येक 1 शिक्षक अनिवार्य होगा और कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होगा। 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं प्रत्येक कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए और 35 बालकों की संख्या में कम से कम 1 शिक्षक अनिवार्य है। आगे देखेंगे भवन के विषय में क्या मापदंड तय किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, लड़कों और लड़कियों के लिए एक पृथक शौचालय होना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पृथक शौचालय होना चाहिए और अच्छी पेयजल सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन के लिए एक रसोई होनी चाहिए। जो बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाया जाता है उसके लिए एक अलग सी रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए और खेल का, प्रत्येक विद्यालय में एक खेल का मैदान भी होना चाहिए जिसमें बच्चे खेल सकें। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों, शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। एक जो शैक्षणिक वर्ष होता है, जो पूरा 1 साल होता है शिक्षा का, उसमें कितने कार्य दिवस मतलब कितने कार्य करने के दिन होते हैं और कितने घंटे शिक्षण कार्य कराया जाता है। सबसे पहले हम 1 से 5 के लिए देखेंगे। 1 से 5 के लिए 1 वर्ष में 200 कार्य दिवस होते हैं, मतलब 1 से 5 के लिए जो शिक्षक होता है वह 1 वर्ष में 200 दिन कार्य करता है और 6 से 8 के लिए 220 दिन कार्य करता है। ऐसे ही 1 से 5 के लिए शैक्षणिक कितने घंटे कार्य करता है। 1 से 5 के लिए 1 वर्ष में 800 घंटे कार्य करता है और 6 से 8 मतलब उच्च प्राथमिक के लिए 1 वर्ष में 1000 घंटे कार्य करता है। तो क्या देखा हमने यहाँ कि जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हैं 200 दिन कार्य करते हैं और 800 घंटे कार्य करते हैं, जबकि जो उच्च प्राथमिक है वो उनके लिए 220 दिन कार्य दिवस है और जो घंटे हैं वे 1000 कार्य घंटे हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या। यहाँ पे कह रहा है कि जो शिक्षण कार्य बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो प्रति सप्ताह जो शिक्षक होता है प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करता है। तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 दिन तो छुट्टी निकल जाती है संडे की, तो 1 सप्ताह में कितने घंटे शिक्षक पढ़ाता है।
तो कितने घंटे पढ़ाता है? 45 घंटे। एक सप्ताह में शिक्षक 45 घंटे कार्य करता है या शिक्षण कार्य करता है, बच्चों को पढ़ाता है। आगे देखते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय के विषय में क्या मापदंड तय किए गए हैं आरटीई एक्ट द्वारा? प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें और कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय होगा प्रत्येक विद्यालय में और जिसमें समाचार पत्र होंगे, पत्रिकाएं होंगी, प्रत्येक विषय की, हर सब्जेक्ट की पुस्तकें होंगी, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी होंगी। ये सभी प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होगा। आगे क्या कह रहा है? खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर। इसके विषय में आरटीई एक्ट ने क्या कहा है कि प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। जो खेल सामग्री है वह बच्चों की या प्रत्येक कक्षा की अपेक्षा अनुसार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से, बड़े बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग खेल सामग्रियां बच्चों के हिसाब से, बच्चों की अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कहता है हमारा आरटीई एक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।